हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को निर्धारित किया गया है कि उसका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होगा। तो उसी को क्रम में ध्यान में रखते हुए मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, इसके बाद जो आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता, और कुछ इसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये पूछे जाते हैं। तो मिलाकर इस पोर्शन से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होना है और 50 नंबर इसी सामान्य ज्ञान से ही आना है। तो आज हम इस 50 नंबर की बात करेंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि किस किस पोर्शन से आपके इस 50 नंबर पूछे जाते हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट दिया हुआ है, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता। अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका धौलावीरा। धौलावीरा इसका सही आंसर होगा। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला है, 1773 ईस्वी में। अब देखिए 1773 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना की गई थी, लेकिन यह कितने कार्य क्षेत्र में विभाजित था, तो ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसका जो कार्य क्षेत्र था, जी हाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जिले की बात पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बुलंद दरवाजा का नाम सुना ही होगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे तो फतेहपुर सीकरी नामक स्थान वहां पे पड़ेगा। उसकी जो ऊंचाई है वो 280 फुट के आसपास मानी जाती है। जिसकी ऊंचाई जो है बुलंद दरवाजा की वो 280 फुट है। 52 सीढ़ी जब आप चढ़ जाते हैं तो उसके बाद जो है इसके अंदर जाने का दरवाजा आपको मिलता है। अच्छा, ये बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था, तो ऐसा कहा जाता है कि 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय जब की तो उसी की यादगार में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाला, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का नाम कौन नहीं जानता होगा। ये जो सिखों के गुरु बने थे ये 1507 ईस्वी में बने थे और 1539 ईस्वी तक रहे थे, और इन्हीं की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष ... करके दिया हुआ है में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। अब इसमें आपको ईयर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर विभिन्न एग्जाम में देखा जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये स्वाली की लड़ाई है ना, इसको सुवाली की लड़ाई भी कहते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था वो 29 से 30 नवंबर 1612 यानी 1612 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। अच्छा, यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लड़ाई के रूप में, चूंकि ये लड़ाई बहुत छोटी थी, लेकिन अगर जो इसको ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पुर्तगाली जो हुआ करते थे, जब अंग्रेज का पूरा शासन नहीं हुआ था, अंग्रेज पूरी तरीके से जो यहाँ पे जमाव नहीं कर पाए थे, तो पुर्तगाली अपने आप को जो वाणिज्य व्यापार करते थे उसमें अपने आप को एकदम इकलौता समझते थे। वो समझते थे हमारे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो जब ये लड़ाई हुई तो उसमें उनको पता चल गया कि हाँ, अंग्रेजों का भी आधिपत्य जो है वो अब धीरे धीरे आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। अब इसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि क्यों वापस ले लिया गया, क्यों वापस असहयोग आंदोलन को लिया गया था। तो क्यों ले लिया गया, पहले इस जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि कब वापस लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। संयोगवश जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था। अब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो वहीं पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है, मंडल भी है गोरखपुर, वहाँ पे चौरी चौरा नामक कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कहीं कहीं 4 फरवरी देखने को मिलता है, तो 4-5 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को
जो है चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है गोरखपुर में स्थित है, वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ पुलिस स्टेशन थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे उस पुलिस स्टेशन को क्या किए, जला दिए थे। इसी कारण से ये दंगा बहुत ज़्यादा भड़क गया था और बहुत ज़्यादा रूप में हिंसा वगैरह हुआ था। तो गांधी जी इससे निराश हो गए और इन्होंने 5 फरवरी को, चूंकि ये दंगा हुआ था, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? तो इसमें से जो सही आंसर है आपका, थोड़ा सा इसको मैं नीचे वाले पोर्शन को जूम करता हूँ यहाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाला है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। लाला लाजपत राय को तो सबको पता है कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को किसके नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर जो हम बात करें तो इनको देश रत्न एवं अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ देख लीजिए, ये सबका अलग अलग जो है, इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो इन नामों को याद रखिएगा, अक्सर विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके फिर इसके बाद क्लियर आप लोगों को दिखा के फिर क्वेश्चन को कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आज 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1942 अक्सर पूछा जाता है ये। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जो जहाज हैं यस यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। कहाँ पे पहुंचे थे? तो ये डरबन में पहुंचे थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाला है कि यस यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि ये 1893 ईस्वी में भारत से गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वहाँ पे गए थे। और 1904 ईस्वी में, जो कि अक्सर पूछा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, 1904 ईस्वी में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम जो है वो बार बार पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की गई थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। किस सन में की गई थी? तो 1904 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? बहुत सारे लोग अपनी उपाधियां लौटा दिए थे, केवल रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग अपनी उपाधियां लौटा दिए थे। तो कौन सा वो नरसंहार था? तो स्पष्ट रूप से पता होगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में स्थित है, जलियांवाला जो बाग था उसमें जो नरसंहार हुआ था वो अमृतसर की घटना है ये। तो आखिर ये हुआ क्यों था? ये नरसंहार हुआ क्यों था? इसका विरोध क्यों हुआ था? कितने लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी थी? इन सब पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले समझिए कि रोलेट एक्ट जब आया, चूंकि रोलेट एक्ट आया क्यों और रोलेट एक्ट था क्या? तो देखिए, आंदोलन की जब क्रांतिकारी लोग बहुत रूप से उग्र रूप में दिख रहे थे तो इसको दबाने के लिए इन्होंने रोलेट एक्ट ले आया। इसके अनुसार क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके ऊपर शक होगा कि यह विद्रोह कर सकता है, उसके ऊपर बिना मुकदमे के उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसमें ना कोई अपील सुनी जाएगी, ना कोई दलील सुनी जाएगी, और ना ही कोई वकील आप लोग रख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद यह विद्रोह बहुत ज़्यादा ही भड़क गया। ये जलियांवाला बाग था, उसी में ये लोग विद्रोह करने लगे। जो पंजाब के जो उस समय निवासी लोग थे वहाँ पे विद्रोह करने लगे, और इससे यह ज़्यादा विद्रोह भड़क गया। तो डायर ने क्या किया? अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह बहुत ही दुर्घटना क्या कहें, दुर्घटना थोड़ी था, सीधे सीधे मर्डर करवाया गया। ये जो है ये कारनामा जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। इसमें 379 व्यक्ति जो थे वो कांग्रेस समिति के अनुसार जो बताया जाता है कि 379 व्यक्ति जो है मरे हुए थे, लेकिन लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अगर जो देखा जाए तो बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इसमें जितने लोगों को जो उपाधियां दी गई थी सब बहुत ही स्तब्ध थे और उनको बहुत बुरा लगा। तो सारे लोग अपनी उपाधियां लौटा रहे थे। जैसे कि महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? तो कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एक जमनालाल बजाज थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कहीं कहीं सर की उपाधि बताया जाता है कि इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इसी प्रकार से, और एक शंकरन नायर थे,
शंकरन नायर ने क्या किया था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो शंकरन नायरन जो थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था इस घटना का भारतीयों के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बॉक्साइट कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, तो गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे जो है बॉक्साइट पाए जाते हैं और यहाँ पे उत्पादित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। अब ये कैसे पता चलता है कि कोयला उच्चतम गुणवत्ता का है या नहीं है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उस कोयले को उच्चतम गुणवत्ता का कोयला बोला जाता है। अब देखिए कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो बात करें ऑप्शन डी में एंथ्रेसाइट कोयले में जो है सबसे ज़्यादा जो कार्बन है उसकी मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तो 80 से 95% ध्यान दीजिएगा एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका बिटुमिनस आता है। बिटुमिनस में जो पाया जाता है वो 50 से 80% जो है कार्बन पाया जाता है। फिर लिग्नाइट का नंबर आता है जिसमें 40 से 55% जो है कार्बन पाया जाता है। और ये जो पीट है इसमें 40% से कम ही कार्बन पाया जाता है। तो अगर जो मैं कहूँ तो सबसे अच्छा एंथ्रोसाइड, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है या में स्थित है, डॉट डॉट करके दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे, असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में। नदी का भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। और वर्ष 2016 में जो है, ये तो पहले इसको उपमंडल का नाम दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2016 में इसको एक जिला बना दिया गया। तो भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन है, माजुली द्वीप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। सभी को पता होगा कि एक सींग वाला गैंडा। कौन, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा। अच्छा, ये काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो असम में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार यहाँ पे पठार दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार से उद्गमित नहीं हुई है। पठार की बात कर रहा है कि पठार से कौन जो है उद्गमित नहीं होता है। तो देखिए सोना, जुहिला तथा नर्मदा, ये यहाँ पे ये सोन नदी हो गया, ये जुहिला हो गया और ये नर्मदा हो गया। ये तीनों जो है वो अमरकंटक पठार से उद्गमित होते हैं। लेकिन जो बेतवा नदी है ना, ये बेतवा नदी वहाँ से जो है उद्गमित नहीं होता है। कहाँ से उद्गमित होता है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये बेतवा नदी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका पूरा रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म की बात कर रहा है कि इसका फुल फॉर्म बताइए कि क्या होगा। तो इसमें जो है इसका सही आंसर डी है। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं। तो इसका जो फुल फॉर्म यही हो जाएगा कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। कृषि विपणन की बात हो रही है तो भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन में कमी, अनुकूल मंडी या मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। चूंकि कृषि विपणन की बात हो रही है, मुख्य दोषों में से एक नहीं है, बेचने की बात हो रही है, किसी चीज़ को हम कितने अच्छी तरीके से बेच पा रहे हैं। चूंकि भंडारण सुविधा की कमी से इसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर जो इसमें दोष आ गया तो ये चीज़ें इसमें प्रभावित होती हैं, परिवहन भी इसमें प्रभावित होता है, मार्केट इंटेलिजेंस की आप कमी है तो भी आप इससे जूझेंगे, कृषि की समस्या से, बेचने की समस्या से चीज़ों को। लेकिन अनुकूल मंडी तो आपको खुद अपने अनुसार बनानी पड़ती है। अनुकूल मंडी बनती नहीं है, लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये इसमें से अगर जो देखा जाए तो इन दोषों में से अनुकूल मंडी जो है वो 17 का सी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। घटी हुई CRR और SLR। चूंकि अब देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इकोनॉमिक्स के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊपर हमने हिस्ट्री पढ़ा 10 नंबर का, इसके बाद हमने जियोग्राफी पढ़ा 5 नंबर का, जो कि मैंने क्वेश्चंस करवाए।
इसके बाद हम अगला ये देखते हैं 18वां क्वेश्चन जो है ये हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ और समझाऊंगा, एक एक टर्म को समझाऊंगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, नए नए टर्म सीखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक, वर्धित SLR। तो इसका जो सही आंसर है वो वर्धित SLR है। अब देखो CRR का क्या मतलब है, कैश रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे SLR का क्या मतलब है, तो स्टेटरी, इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। CRR देखिए क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो यह कहता है कि आपको अपना कुल डिपॉजिट, जो आपका डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज बनाकर आपको RBI के पास उतना जमा करना पड़ता है। अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आपको RBI के पास जमा करना पड़ता है, और यह जो कुछ हिस्सा RBI के पास जमा होता है ना सिक्योरिटी वगैरह के रूप में, यह आपको कैश के रूप में, यानी कैश के अलावा आप गोल्ड वगैरह नहीं दे सकते, सीधा सीधा आपको कैश देना पड़ता है इस पैसे को, और RBI इसको रखता है। दूसरा, अगर जो हम SLR की बात करें तो अब RBI का काम खत्म, RBI ने अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रख लिया, किससे, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे SBI PNB वगैरह हो गए, ये RBI को दे दिए अपना पैसा, कुछ इनको देना पड़ता है, दे नहीं दिए, इनको देना पड़ता है, कंपलसरी होता है, और इसको इनका कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। वैसे तो अगर जो कमर्शियल बैंक RBI को पैसा देते हैं तो उसमें ब्याज मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिए CRR पे कोई ब्याज नहीं मिलता, यानी कैश रिजर्व रेशियो पे कोई ब्याज नहीं मिलता। अब SLR की बात करते हैं, ये क्या होता है, यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, तो ध्यान से समझिए कि जब कोई बैंक होते हैं तो उन बैंकों के ऊपर एक नियम बनाए गए हैं कि आपको अपने कुल डिपॉजिट का, यानी कुल पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास रखना है। मतलब अपने पास रखना है, यानी कि लोन के रूप में आप बहुत सारा पैसा बांट दिए हैं तो आपके पास भी कुछ पैसा होना चाहिए। लेकिन CRR और SLR में क्या अंतर होता है कि CRR कैश के रूप में होता है, SLR जो आप अपने पास रख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कैश के रूप में हो, आप सोने के रूप में रख सकते हैं, आप सिक्योरिटी बेचते हैं उसके रूप में रख सकते हैं, या आप पैसे के रूप में कैश के रूप में रख सकते हैं, किसी भी माध्यम में आप इसको रख सकते हैं। तो घटी हुई CRR और SLR जो है ये सुधारों में ही आता है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा होता है, ब्याज दर का विनियमन भी है, नई पीढ़ी बैंक आएगी तो सुविधा बढ़ेगी, सुधार होंगे ही। वर्धित माने बढ़ा हुआ SLR जो होगा ना उससे प्रभावित नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है, जो कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना। और अगर जो अधिमूल्यन यहीं पे होता तो होता अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान बढ़ा देना। तो अवमूल्यन माने घटाना, किससे, जो अन्य देशों की मुद्रा है, और अधिमूल्यन माने बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी वाला है, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा अगर जो इस पे भी एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए तो सही होगा कि 12वीं का तो हमने सीख लिया, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो था कि शिक्षा के लिए विषय वस्तु, इसकी जो थीम थी वह थी कि शिक्षा के लिए विषय वस्तु यानी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद 10वीं का अगर जो हम देखें तो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। और 9वीं जो था वो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। चूंकि पहला कभी कभी पूछ लिया जाता है तो पहले के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले का क्या उद्देश्य था। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया जो है उसको आरंभ करना था इसमें, पहले वाले में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक कहाँ से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा रूप में ली गई है। आप देखेंगे प्रस्तावना हो गया, इसके बाद मौलिक अधिकार हो गए, ये सारे सब संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष ... में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो 2009 ईस्वी में इसको अधिनियमित किया गया था। 22 का जो सही आंसर हो गया वो डी हो गया। और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। लागू वाली डेट भी पूछी जाती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। तो द्विसदनी विधानमंडल का क्या मतलब होता है, चूंकि विधानमंडल, देखिए विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधानसभा। पहला तो विधानसभा हो गया, विधानसभा, और दूसरा हो गया विधानसभा परिषद। विधान परिषद, सभा नहीं रहेगा बीच में। तो विधानसभा और विधान परिषद।
विधानसभा हर राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। जब 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाता है राज्य में, उसके बाद संसद के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो संसद अपनी विवेकानुसार विधान परिषद का निर्माण करती है। तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा हर राज्य में है। तो किस किस राज्यों में इस समय विधान परिषद है? तो आपका आंध्र प्रदेश, चूंकि 6 राज्य कह सकते हैं, है तो जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य की श्रेणी में आता था, तो वहाँ भी विधान परिषद हुआ करता था। चूंकि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बिहार में, उसके बाद तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, इन 6 जगह जो है वो विधान परिषद है। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर में भी था, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो विधान परिषद वहाँ से हट गया। तो इसका जो, चूंकि मैंने सबका नाम लिया, उत्तर प्रदेश का नाम लिया, कर्नाटका का नाम लिया, चूंकि जम्मू कश्मीर पहले था, चूंकि इसमें दिया हुआ है, तो चलिए तमिलनाडु देखिए अलग सा है, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु में विधानमंडल नहीं है। यहाँ राज्य की बात किया है, तो जम्मू कश्मीर को ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु में नहीं है। किस भाषा में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान का ... अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 155। कौन सा अनुच्छेद? 155। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर, यहाँ पे देखिए, विक्रम अम्बलाल साराभाई, यानी विक्रम अम्बलाल भी इनका बीच में नाम था, तो विक्रम साराभाई भी इनको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। वैज्ञानिक एवं उद्योगपति दोनों ही थे। इसरो का नाम सुना होगा ना, इसरो के पहले चेयरमैन थे ये डॉक्टर विक्रम अम्बलाल साराभाई। चलिए आगे चलते हैं। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला, चूंकि फारेनहाइट का जल में क्वथनांक पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 212। चूँकि यहाँ जैसे हम देखते हैं कि अगर जो कोई क्वथनांक की बात करें, तो कोई चीज़ कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होती है, तो गर्म होने की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ जमती है। अब चूंकि फारेनहाइट में पूछा है, तो फारेनहाइट में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ जो है उबलने लगता है, यानी क्वथनांक उसका 100 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है, और जमता कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप एक फार्मूला आपको पता होगा, C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ से इस फार्मूले में आप रख के जो है C की जगह आप 100 डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ गर्म होती है, तो यहाँ से F की वैल्यू आपकी 212 डिग्री फारेनहाइट आएगी। वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 212 डिग्री फारेनहाइट। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी वाला है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, उरेथ्रा। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये जिगर क्या है। हाँ, जिगर के टुकड़े, हाँ, अरे जिगर लीवर को ही बोलते हैं। जिगर जो बोला जाता है यकृत को बोला जाता है, यानी कि लीवर को, यकृत को ही जिगर बोला जाता है। तो जिगर में ही जो है पित्त का उत्पादन होता है, इकट्ठा पित्ताशय में होता है, और यह पीले रंग का होता है। पीले रंग के होने के साथ साथ यह क्या करता है, क्योंकि ये हरे पीले रंग का होता है और ये क्षारीय होता है, तो ये भोजन में अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बनाने का काम करता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, चूंकि डॉट पहले लगे हुए हैं। अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया गया, कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस, 31 का बी सही आंसर होगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो बाल कल्याण परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी में की गई थी, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार देने के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। किस भारतीय राज्य में, चूंकि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केरल में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है। और इसको जो है बात करेंगे, और जो हम क्यों मनाया जाता है, किसके अवसर में मनाया जाता है, तो राजा महाबली के स्वागत के रूप में इसको मनाया जाता है, और ये सितंबर महीने में मनाया जाता है, जो कि कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन, भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबको पता होगा कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की
जो जन्म और मृत्यु जयंती है वह किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह, चूंकि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो सबको पता होगा कि 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनाया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको समझते हैं कि घूमर किस भारतीय राज्य की का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 35 का ये सही है, राजस्थान घूमर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है ये, अच्छा कहाँ का है ये राष्ट्र कहाँ है ये अमार सोनार बांग्ला कहाँ का है? बांग्लादेश का है, यहाँ सही है ये। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो चूंकि कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है, तो राजधानी तो पेरिस ही हुई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 18। इसको टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले पे 18 बायोस्फीयर हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर जो हम बात करें तो ये चूंकि इसकी स्थापना 10 मई 1956 को हुआ था और 2006 में इसको जो है दांदेली टाइगर रिजर्व 2006 के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी, देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 10 नंबर करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए एकदम जैसे 50 नंबर आपके जैसे जैसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 10 नंबर, जियोग्राफी से 5 नंबर, इकोनॉमिक्स से 5, पॉलिटी से 5, इसके साथ साथ जो आपका विविध है मिसलिनियस से, उससे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर, उसको मैंने करवाया। अब मैं लास्ट में करंट अफेयर पे आ गया हूँ जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है, ऐसे ही 1000 प्रश्नों को मैं करवाऊंगा करीब 20 प्रैक्टिस सेट में, तो इसकी सामान्य ज्ञान की तैयारी तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। 1000 प्रश्नों को, टोटल 1000 प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा 20 प्रैक्टिस सेट के रूप में। और एक चीज़ और, इसके बाद जो हिंदी का पोर्शन है, उसके बाद जो टेबल वाले पोर्शन है कि टेबल से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं 20 नंबर के, चूँकि 10-10 नंबर के 20 क्वेश्चन आपका जो टेबल के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राफ सारणीय मेथड द्वारा, डाटा का जो अपर्याप्त आंकड़े होते हैं उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे ये सब मैं करवा दूंगा। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन भी मैं करवाऊंगा। मिला जुला के सारे पोर्शन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको लोगों को मिलेंगे। तो यदि नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अब चूंकि कह रहा है कि अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। तो 41 का बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 इसका सही आंसर होगा, 43 वाले का। और यह सतह से सतह पर वार करने वाली जो है मिसाइल है। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 4 परियोजनाओं को इसने मंजूरी दी है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये C454 को शामिल किया गया है स्वदेशी नौका में इंटरसेप्टर के रूप में, इंटरसेप्टर C454। ठीक है, इसको बनाया किसने है? तो L&T यानी लार्सन एंड टर्बन कंपनी जो है इसको बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास इन्होंने
किया है, जिसमें सबसे पहला तो अगर जो हम देखें तो सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, दूसरा समुद्री जल संशोधन संयंत्र, तीसरा दुग्धर प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र है जिसकी शुरुआत की है। और जो खारी पानी से ये जो जल संशोधन की बात हो रही है, यह एक दिन में 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की बात की जा रही है कि इतने जल संशोधन एक दिन में किए जाएंगे। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? अरे कहीं विवाद हो तो यूएसए तो पहुंचेगा ही, आप सभी को पता है। हर जगह जो है मामला सुलझाने के लिए पहुंच जाता है, अपनी सेनाएं भेज देता है, खुद जो है वहाँ के जो मंत्री लोग होते हैं वो लोग भी आके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो चूँकि अमेरिका ही आगे है भाई, जो थोड़ा पावरफुल है वही तो मध्यस्थता करवाएगा। गाँव का जो ग्राम प्रधान होता है, जो चौधरी होते हैं, हाँ, जो चुने जाते हैं, कहीं कहीं चौधरी बोला जाता है, कहीं कहीं मुखिया बोला जाता है, कहीं कहीं प्रधान बोला जाता है, तो चूंकि उन्हीं को सबसे सर्वोच्चता दी जाती है तो वही तो आके मध्यस्थता करवाते हैं। तो उसी प्रकार से अब अमेरिका ही सही होगा इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो श्वेत पत्र की अगर जो हम बात करें तो 48 का इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2035। क्या 2035? विजन 2035। विजन 2035 की बात की गई है। अच्छा, ये क्यों जारी किया गया है? तो इसमें आयुष्मान भारत के साथ जो जन स्वास्थ्य निगरानी है उसको लेके परिकल्पना की गई है विजन 2035 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि स्पष्ट दिख रहा होगा। ऊपर वाले में थोड़ा सा दिक्कत था, वो अच्छे से पीडीएफ बन नहीं पाया था। अगली बार प्रयास करूंगा कि अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को दिखें। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों के सामने दिया भी हुआ है 49 का ए बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया। हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? गॉड ऑफ ऑनर कौन सम्मानित कर सकता है? तो 50 का जो डी ऑप्शन सही है, चूंकि ये पाकिस्तान चीन तो इसमें हो ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। नेपाल होता है, लेकिन नेपाल भी कुछ इस चाइना के फेवर में इस समय थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कह सकते हैं। तो सऊदी अरब ही सही आंसर होगा कि सऊदी अरब ने जो है एम नरवणे को गॉड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। ये एलिमिनेशन से भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता। तो गॉड ऑफ ऑनर सम्मान किसको दिया गया? सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? एम नरवणे को दिया गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के ढेर सारे वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।